ऐसे पढ़ रहे थे ना। लास्ट क्वेश्चन कहाँ पे एंड किए थे फिर थोड़ा याद करा दो मुझे। लोटा ठीक ठीक समझ गया। ठीक है भाई। इनका एलसीएम निकालना है आपको। अच्छा डेटा अगर पॉइंट में होगा तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया था कि या तो पॉइंट के बाद वैल्यू इक्वल कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर 3 डिजिट हो रहा है। तो अगर हम इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं 0.600 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.900, यहाँ हो जाएगा 0.036, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 0.084, ठीक है। अब आप पॉइंट को कर दो इग्नोर, केवल एलसीएम इनका निकालिए। आपके पास जो नंबर है उनको टारगेट कीजिए। क्या क्या नंबर है? 600, 900, 36 और 84, ठीक है। जो भी कॉमन लग रहा है आप इसको डिवाइड कर दो। किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अभी भी ये दोबारा 2 से डिवाइड हो पाएगा? हो जाएगा 150225, फिर यहाँ पर 9 20। अब तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर आप 3 से डिवाइड करके देखिए क्या ये सभी नंबर 3 से डिवाइड हो पा रहे हैं? 3 से यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 75, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 7। अब इसके आगे कुछ भी कॉमन आ सकता है? अरे को प्राइम नंबर एक सेट दिख रही है, तीनों साथ में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, ये तो को प्राइम बन गया। तो इसका मतलब इसके आगे कुछ कॉमन तो आने वाला है, केवल यही हमारा एचसीएफ डिसाइड करेगा। तो 2 × 2 4, 4 × 3 12। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो आपको जब इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ तो 12 ही रहेगा, लेकिन बस ये देखना है कि इस डेटा में 3 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है ना, सब में 3 डिजिट पे ही तो लगा है। तो यहाँ पर 3 डिजिट पे पॉइंट लगा दो, तीसरा डिजिट है नहीं तो 0 लगा देंगे। 0.01 ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ये वाला अपने आप से कर देंगे, ठीक है।
किसी का यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम तो नहीं है आप से? इसका आपका डेट आ गई आपका भी 1 महीने बाद पेपर है। हाँ 5 डेट पे शेड्यूल हुआ है। एमटीएस का पेपर कभी लेट होगा? एमटीएस का भी नहीं होगा, टाइम लगेगा। एमटीएस के पेपर में मैथ रीजनिंग क्यों क्वालिफाई हो गया है, उसका नंबर आपके मेरिट में नहीं होता है, केवल आपका जीएस और इंग्लिश का पार्ट होगा वो आपको मेरिट में इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे बढ़े। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं किए थे इसमें, तो वो हम करते हैं। क्वेश्चंस पहले हम बोलते हैं। एक थोड़ा सा आपको टाइम बचाने का तरीका बता दें। जैसे अगर हम ये जो ऑप्शन है ना, इनमें अगर हम 3 डिजिट कर लें, बाद में जीरो तो लगा सकते, कोई दिक्कत थोड़े ना जीरो लगाने से, जीरो लगाने से कोई दिक्कत थोड़े ना। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.036, यही वाला तो सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पे तो 84 है, ये ज्यादा होगा। तो जो एचसीएफ होगा वो सबसे छोटे नंबर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब कभी भी छोटे वाले नंबर से बड़ा तो नहीं हो सकता ना एचसीएफ। आप ये बताइए 0.036 यानी कि 36 हो गया। ये ऑप्शन 36 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, एक ही तो ऑप्शन बच रहा है, इसका टाइम बचा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें भी अगर हम बात करें 1.500, 0.240, 0.036, सब में हमने 3 डिजिट लगा दी। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें? 0.036 है ना। अगर हम इनमें आगे जीरो लगा दें, क्या मैंने ऑप्शन के सेट किए नहीं लगा? अच्छा ऑप्शन क्या आंसर से हमारा होगा कोई। अब भी आप देखो 0.036, इससे छोटा वैल्यू केवल एक ही है, कौन सा? 0.012। तो ऐसा आप कर सकते, सबसे छोटा नंबर होगा जो उनमें, हमेशा जो भी एचसीएफ होगा या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, कभी उससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन देखो, देखिए उस सबसे बड़े पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए। पैमाना समझते हैं, स्केल, ठीक है। उस सबसे बड़े पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर। सर 2 मीटर 76 सेंटीमीटर से आगे क्या बोला आपने? मैंने बोला 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 52 लिख दे रहा हूँ। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबाई को ठीक ठीक नाप सके। लंबाई को ठीक ठीक नाप सके। आपको एक ऐसा बड़े से बड़ा स्केल की लंबाई बता दी है जो इस लेंथ को इस लंबाई को पूरा पूरा नाप सके एग्जैक्टली। जैसे आप ये समझिए, कोई अगर हम 10 मीटर लंबाई नापना चाह रहे हैं
और आपको कोई 3 मीटर का स्केल दे दे, तो क्या आप 10 मीटर की लंबाई नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि 3 से ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई 5 मीटर का स्केल दे दे तो नाप लेंगे ना। 5 मीटर के स्केल से 10 मीटर 2 बार में नाप सकते हैं, है ऐसा नहीं? अब देखो इस बात को समझना है आपको जो लंबाई नापनी है, आपके सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो सबको पहले सेंटीमीटर में चेंज करो। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? अरे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, तो 276 सेंटीमीटर हो गया। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 5 मीटर में 500 और 52 जोड़ दो तो ये 552 सेंटीमीटर हो जाएगा। 11 मीटर में 1100 और 1196 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसी बड़ी से बड़ी यूनिट चाहिए जिससे आप उसको पूरा नाप सकें, मापने का, तौलने का, जैसे ये भी हो सकता है कोई लिक्विड होता, तो लिक्विड होता तो वो आपसे कहता है ऐसे बड़े से बड़े बर्तन की वैल्यू क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, वो कितने लीटर का बर्तन होना चाहिए जो इसको पूरा नाप सके। अलग अलग क्वांटिटी रखी होगी, जैसे आपको मैंने कहा कि 3 अलग अलग जगह पर, एक जगह आपको 50 लीटर रखा हुआ दिखा, ठीक है, एक जगह 75 लीटर और एक जगह 125 लीटर। अब आपसे कोई कहे कि ऐसा बर्तन लेके आइए कि तीनों को बिल्कुल एग्जैक्टली नाप सके, तो ऐसी वैल्यू चाहिए ना जिससे ये तीनों कट जाए। और अगर मैं आपसे कहूं बड़े से बड़ा बर्तन लेके आइए, तो फिर आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो लेना है। तो नापने तोलने के लिए अगर सबसे बड़ी यूनिट निकालनी तो केवल एससीएफ निकालना। तो आपसे पूछा जाए इनको नापने के लिए सबसे बड़ा स्केल कितनी लंबाई का होना चाहिए, तो आपको क्या निकालना है, एससीएफ। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एससीएफ 276 सेंटीमीटर सबसे छोटी वैल्यू है इसमें, तो 276 सेंटीमीटर से कम ही होगा, ज्यादा होगा क्या? इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप देखिए 1196 सेंटीमीटर और 9200 सेंटीमीटर, ये तो दोनों गलत ही हो गए। अरे 276 सेंटीमीटर क्या 9200 सेंटीमीटर के स्केल से नाप लोगे? नहीं नाप पाओगे। अब अगर आपका डेटा पॉइंट में नहीं है तो क्या एससीएफ पॉइंट में आएगा? डेटा पॉइंट में है नहीं, तो इनका एससीएफ भी तो पॉइंट में नहीं आएगा। एक ऑप्शन हमारा पॉइंट में दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। आप इनका एससीएफ निकालना घर पे जाके बिल्कुल आसानी से, कितने सेंटीमीटर आएगा? 92 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे कई बार हेल्प मिलती है, सबसे छोटी वैल्यू को आप टारगेट करके ये चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं उससे बड़े ऑप्शन दे रखे तो वो हमारे एससीएफ नहीं हो सकते। कुछ भी नापने तोलने के लिए सबसे बड़ी यूनिट पूछेगा तो आपको केवल क्या निकालना पड़ेगा, एससीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर कोई लिक्विड टाइप की चीज होती तो लीटर में होता ना डेटा, तो आपका एससीएफ भी लीटर में या एमएल में आता कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन लिखिए, नोट हो गया? लिखिए। तीन छड़ों की लंबाई, छड़ मतलब स्टिक, 3 छड़ों की लंबाई 45 मीटर, 75 मीटर तथा 120 मीटर है। 3 छड़ों की लंबाई 45 मीटर, 75 मीटर तथा 120 मीटर है। यदि छड़ों के समान लंबाई के टुकड़े किए जाएं, छड़ों के समान लंबाई के टुकड़े किए जाएं तो टुकड़ों की न्यूनतम संख्या, तो टुकड़ों की न्यूनतम संख्या, टुकड़ों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? टुकड़ों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास है 8,
16, 15 और 20। आपके पास 3 छड़ें हैं, एक 45 मीटर की छड़ है, ठीक है, एक 45 मीटर की छड़ है, दूसरी 75 यानी 75 मीटर की छड़ है, तीसरी 120 मीटर की छड़ है। अब आपको समान लंबाई के टुकड़े करने हैं। अगर आपको इनके समान लंबाई के टुकड़े करने हैं तो ऐसी होनी चाहिए ना टुकड़े की लंबाई जो सबको बराबर डिवाइड कर दे। और मैंने बोला नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टुकड़े की थोड़ा सा टुकड़ा बचा तो वो वेस्ट कर दिया, वेस्ट नहीं करना है आपको। एग्जैक्टली लंबाई ऐसे, देखो यहाँ से 2 चीजें पूछी जाती है। या तो आपसे पूछेगा अगर समान लंबाई के टुकड़े कर दे तो आपसे पूछेगा टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा टुकड़ों की न्यूनतम संख्या। दोनों सवालों का आंसर अलग होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। टुकड़ों की संख्या जितनी कम चाहिए आपको, टुकड़े की लंबाई उतनी ज्यादा रखनी पड़ेगी ना भाई। या कह सकते हैं टुकड़े जितने ज्यादा लंबाई के करोगे उतने ही कम टुकड़े हो पाएंगे ना। तो टुकड़े की लंबाई आपको ज्यादा से ज्यादा रखनी जिससे कि टुकड़ों की संख्या न्यूनतम रहे। ये कॉम्प्लीमेंट हो गए एक दूसरे के, एक ही बात कही जाएगी। अगर उसने कहा है इनडायरेक्टली कि टुकड़ों की न्यूनतम संख्या बताइए, अच्छा टुकड़ों की न्यूनतम संख्या एक ही केस में हो सकती है जब टुकड़े की लंबाई ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। तो हमें जो टुकड़े की लंबाई चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। लंबाई कौन सी चाहिए? टुकड़े करने 45 मीटर के, 75 मीटर के और 120 मीटर। तो ऐसी लंबाई चाहिए जो इन सबको डिवाइड कर ले तो एचसीएफ लेंगे, और इन सबका एचसीएफ आएगा कितना मीटर। तो टुकड़े की 15 मीटर से ज्यादा लंबाई नहीं कर सकते। हालांकि टुकड़े तो 5 मीटर के भी कर लोगे आप। 5 मीटर के टुकड़े करेंगे तो 45 में 9 टुकड़े हो जाएंगे, 75 में 15 टुकड़े हो जाएंगे और 120 में 24 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए टुकड़ों की संख्या न्यूनतम, कम से कम। अगर टुकड़ों की संख्या न्यूनतम चाहिए तो टुकड़े की लंबाई आपको ज्यादा से ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 15 मीटर से बड़ा कोई टुकड़ा नहीं ले सकते हो आप। बताओ 15 से बड़ी कोई वैल्यू है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? नहीं है। 15 से बड़ी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, इसलिए टुकड़े की लंबाई ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं? अब टुकड़ों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? बहुत आसान है। देखो 45 मीटर में 15 मीटर वाले कितने टुकड़े हो जाएंगे? 75 मीटर में 15 मीटर के कितने टुकड़े? 120 मीटर में 8 टुकड़े हो जाएंगे। तो टोटल टुकड़े हो गए 8 + 5 13, 13 + 3 16। टुकड़ों की न्यूनतम संख्या 16 होगी, जबकि टुकड़े की अधिकतम लेंथ यानी लंबाई कितनी हो सकती है? 15 मीटर हो सकती है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा कितना होगा? 16। ऐसे अलग अलग टाइप से आपको पता है, कुछ भी दे दिया, जैसे अनाज दे दिया, अलग अलग ढेर में रखा हुआ है, आपसे कहेगा कि बोरे की एक यूनिट फिक्स की जाएगी, कितने किलोग्राम का या कितने ग्राम का बोरा होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन ढेरों को नाप सके। तो 2 सवाल पूछेगा, बोरों की न्यूनतम संख्या और बोरे में कितना मटेरियल आप रख सकते हैं। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो आपको ये पता कैसे लगता है? न्यूनतम पूछेगा तो संख्या निकालनी पड़ेगी, और अधिकतम लंबाई पूछ रहा होगा तो सीधे एचसीएफ निकाल लेना। ठीक है, देखो एचसीएफ को आप ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट का मतलब अधिकतम होता है, तो इससे सेंस लगा लेना। अगर टुकड़े की अधिकतम लंबाई पूछता तो सीधे एचसीएफ निकाल देते, लेकिन अगर संख्या पूछ रहा है तो पहले एचसीएफ निकालोगे, संख्या बाद में निकालनी पड़ेगी। संख्या अधिकतम नहीं पूछ सकता भाई। अधिकतम संख्या तो ये है कि 1 मीटर का भी टुकड़ा रख सकते हो, फिर तो 45 मतलब आधे मीटर का भी ले सकते हो टुकड़ा। अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, इसलिए नहीं पूछेगा आपसे। हो गया ना? चलो, एक मेंसुरेशन में सवाल आता है, कमरे के फर्श पे टाइलें पेस्ट करते हैं हम लोग, टाइलें पेस्ट करते हैं। अब वो शेप अगर स्क्वायर है और कमरा रेक्टेंगुलर है, मतलब जैसे आयताकार है, आप इस कमरे को देख सकते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये आयताकार कमरा है, रेक्टेंगुलर शेप। अब इसमें अगर स्क्वायर की शेप की वर्गाकार टाइलें अगर लगाएंगे तो आपसे पूछता है कमरे में लगाई हुई टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो एक क्वेश्चन लिख लो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई 826 मीटर, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई 826 मीटर और 531 मीटर है। 826 मीटर
और 531 मीटर है। कमरे में समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगाई जानी है। कमरे में समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगाई जानी है। टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए और ब्रैकेट में लिखना टाइल का कोई भी भाग बर्बाद नहीं होना चाहिए। टाइल का कोई भी भाग बर्बाद नहीं होना चाहिए। टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। टाइल का कोई भी भाग बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है जैसे हम लोग टाइल लेके आते हैं तो कोई ऐसा थोड़ा ना कि नाप के ले जाते हैं डायमेंशन। तो टाइल अगर हम लेके आते हैं अगर नहीं बन पा रहा है ऐसा तो क्या करते हैं टाइल का टुकड़ा करके उसको सेट कर देते हैं बस। है यहाँ पर बोलते हैं टाइल का कोई हिस्सा बर्बाद नहीं होना, मतलब टाइल को आपको तोड़ने की कोई अनुमति नहीं है। आपको जो टाइल लगानी है पूरी पेस्ट कर दी। तो कमरे की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो बताना जरा क्या क्या दे रखा है। 826 मीटर और 531। ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं हो गया। 826 मीटर बहुत होता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सवाल करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर की शेप की यानी वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर। एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर। आप एक बात बताइए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 10 मीटर लंबाई है और इधर लेके हमने 8 मीटर लंबाई। मैं आपसे कहूँ भाई वर्गाकार टाइल लेके आओ और लगाओ इसमें, तो लंबाई जो टाइल की साइड होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो 10 को भी डिवाइड कर ले पूरा 8 में। अब आप 5 मीटर की टाइल ले आओ तो 10 वाले में तो 2 हिस्से आ जाएंगे, लेकिन 8 वाले में 5 मीटर में एक टाइल लगेगी, बचा 3 मीटर कहां से लगाओ, नहीं बनेगी बात। तो 10 और 8 का एचसीएफ यानी कि मासा कितना आता है 2। तो 2 मीटर की टाइलें आप लगाएंगे तो 1 2 3 4 और 5 कुल कितनी टाइलें लगेंगी, 5 टाइलें लगेंगी। जब आप ऐसी वाली शेप में लगाएंगे तो 4 लगेगी, 1 2 3 कितनी टाइलें लगेंगी, 8 में 4 लगेंगी और 10 वाले में कितनी लगेंगी, ये हमने रो पता कर ली। अब आपसे पूछे कितनी टाइलें लगेंगी तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। और 1 2 3 4 5 × 4 यानी टोटल जो टाइलें लगेंगी वो कितनी लगेंगी। 1 मीटर की टाइल नहीं लगा सकते थे क्या, बताओ भाई। 1 मीटर की टाइल लगा सकते थे या नहीं, लगा सकते थे। लेकिन अगर आप चाहते हो टाइलें कम लगे तो टाइल जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ही टाइलें कम लगेंगी। टाइल छोटी लगाओगे तो टाइलें ज्यादा नहीं लगेगी। अरे भाई अगर टाइल आप बहुत छोटी लगा दोगे तो टाइलें बहुत ज्यादा लगेगी। टाइल जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी इसीलिए तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलो तो सबसे पहली बात आपको यहाँ से 2 सवाल करने। आपसे पूछेगा टाइल की अधिकतम भुजा कितनी होनी चाहिए। टाइल की अधिकतम भुजा मतलब साइड, जो भी आपकी वर्गाकार टाइल आप लगाना चाह रहे हो उसकी साइड जो होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा रखी जाए। क्यों ज्यादा रखी जाए, जिससे कि टाइलें कम लगेंगी हमारी। तो आप अब निकाल सकते हैं कि टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। टाइलों की न्यूनतम संख्या, अब फिर से एक कॉम्प्लीमेंट बन गया। टाइल अगर बड़ी लगेगी तो टाइलों की संख्या न्यूनतम रहेगी, इसीलिए टाइल की जो साइड है वो हमने ज्यादा से ज्यादा रखी, तो टाइल की जो संख्या आएगी वो कम से कम आएगी निकल। ये जो आपकी टाइल की साइड होगी ये कैसे निकालेंगे, मैंने अभी क्या कहा, ऐसी होनी चाहिए टाइल जो 826 को भी डिवाइड कर ले और 531 को भी, दोनों डायमेंशन को पूरा डिवाइड कर सके, जिससे कि टाइल हमें काटनी ना पड़े। तो आप अगर ऐसे चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या निकालना होगा, 826 और 531, 2 ही तो डायमेंशन है हमारे पास। अगर टाइल आपको चाहिए तो इनका एचसीएफ निकालिए पहले, जिससे कि टाइल हमारी खराब नहीं होगी। दोनों का जितना एचसीएफ होगा उतनी ही टाइल की साइड रखनी पड़ेगी, ठीक है। एचसीएफ निकाल, अब ये नंबर हमेशा ऐसा होगा कि आप इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको हमेशा यहाँ पर डिवीजन मेथड प्रेफर करना है।
क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि ये नंबर इतने इजी मिले। जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये अलग तरीके से मिलता है। कई बार तो ऐसे लिख देते हैं कि जैसे ये सेंटीमीटर में है डेटा 8 मीटर 26 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपको यहाँ पर डिवीजन मेथड ही प्रेफर करना है। आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक बार लगा सकते हैं, 531 5 बचा, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे 295 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, पीछे वाली वैल्यू को डिवाइड करना होता है ना। तो पीछे हमारे पास 531 था, यहाँ पर भी एक ही बार लग पाएगा 295, तो बचा कितना हमारे पास 331, सॉरी 11 में से 5 घटाना है 6 बचेगा, 136 बचेगा। ठीक है, 136 के पीछे कितना है भाई 295। अब चला जाएगा इसमें कितना बार, 2 बार, 13 का डबल 26 और 1 27, ये 272 हो जाएगा। 136 का डबल कितना हो जाएगा 272। अब आप कितना देखिए बच रहा है, यहाँ 3 बचेगा, 9 में से 7 घटाइए, अच्छा सॉरी यहाँ 236 बच रहा है, तो एक ही बार लग पाएगा। अगर यहाँ 236 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार लगेगा 236, और यहाँ बचेगा कितना, 15 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचा 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 5। 59 से 236 को आप डिवाइड करो, ये इसका 4 गुना है, तो 4 गुना है तो फिर पूरा डिवाइड हो गया। जब ये पूरा डिवाइड होता है तो जो हमारा लास्ट नंबर होता है जिससे डिवाइड करते हैं यही इन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ रहा है निकल के 59। तो टाइल की जो साइड होनी चाहिए, टाइल की जो भुजा होनी चाहिए वो कितने मीटर की होनी चाहिए, 59 मीटर। आप जो वर्गाकार टाइलें लगाएंगे उसकी बड़ी से बड़ी जो वैल्यू रख सकते हैं उसकी साइड की, वो कितने मीटर की होगी, 59 मीटर की होगी। अब संख्या निकालते कैसे भाई, देखो संख्या पता कैसे निकालेंगे, जो फर्श है, आपने जो फर्श है, एक कमरा है उसके फर्श पे लगाना है, फर्श का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और नीचे आपको लिखना है टाइल का एरिया। जिसकी संख्या निकालते हैं उसका एरिया नीचे लिखते हैं, करते हैं सॉल्व इसको। फर्श का एरिया क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है 826 और चौड़ाई कितनी 531। टाइल का एरिया कैसे निकालोगे, टाइल की साइड पता है। एक तो तरीका ये है कि आपको पता होगा स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, वो होता है। दूसरा ये स्क्वायर की दोनों साइड इक्वल होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों इक्वल होती है, तो इसकी लेंथ यानी लंबाई भी 59 हो जाएगी और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, चाहे 59 का स्क्वायर कह लो इसे, चाहे आप ये समझ लो लंबाई भी 59 है और चौड़ाई भी 59, एक ही बात है। आप डिवाइड करिए, ये तो सीधे सीधे यहाँ पर 9 बार कट रहा है, ऑप्शन में 9 से कोई कट रहा है, 9 से एक ही कट रहा है, तो 126 आ जाएगा। अगर आप 59 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा। ऐसा होता है जैसे आप डिवाइड कर रहे टाइम, आपने एक चीज देखी यहाँ, ये इसका 9 गुना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 का ही मल्टीपल आएगा, और 9 का मल्टीपल हमने देखा एक ही ऑप्शन में है, तो आगे का आप 2-4 सेकंड जो लगाओगे वो बच जाएगा। कि आपने देखा कि 9 तो आ चुका है, तो 9 का मल्टीपल इन सब में एक ही दिख रहा है, तो 14 × 9 यानी कि जो टाइलों की संख्या होगी कितनी होगी 124।
बात समझ पा रहे हैं? अगर कभी भी ये सवाल आएगा तो कर पाएंगे। ये दो टाइप से सवाल पूछा जाता है। जैसे एक तो क्या चीज टाइल आयताकार होगी तो उसकी डायमेंशन निकाल कैसे सकते हैं, फिर तो वो बताएंगे। जैसे मेंसुरेशन में आपसे ये तो कह सकता है कि इस शेप की टाइल है, इस कमरे में लगानी, तो टाइलों की संख्या बताइए। लेकिन अगर ये वाला सवाल पूछेगा एससीएफ में तो केवल टाइल स्क्वायर वाली है, ठीक है। वहां मेंसुरेशन में हो सकते हैं सवाल। और मैं ये कह रहा है ये सवाल एक और तरीके से पूछा जाता है। जैसे ये आयताकार फॉर्म होता है, फॉर्म का मतलब कोई खेत है, उसमें क्यारियां समझते हो, छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती है, वो स्क्वायर की शेप में होंगी। टाइलों की जगह हो जाएगा क्यारियां, और यहाँ फर्श की जगह क्या हो जाएगा, आयताकार खेत हो जाएगा। आपसे कहेगा क्यारियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी अगर क्यारियां वर्गाकार है, ठीक है। तो सवाल में कुछ बदलना नहीं, केवल बस क्यारियां हो जाएगा वहां पर टाइलों की जगह। अगला सवाल लिखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 460, 491 और 553 में भाग करने पर, जिससे 460, 491 और 553 में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष पर, प्रत्येक स्थिति में शेष पर 26 बचे। और आपके ऑप्शन ये है 27, 35, 33 एंड 31। पता है बहुत आसपास के ऑप्शन हो ना, कभी भी ऐसे पता निकालना पेपर में जरूरत ही नहीं पड़ी। आसपास का मतलब ये 2-4 के डिफरेंस पे आपको ऑप्शन देगा। दिक्कत कब होती है, 72 दे रखा होता, 36 भी दे रखा होता, 24 भी दे रखा होता, तो दिक्कत होती है कि ये नंबर 72 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 36 से भी डिवाइड हो रहा है, तो समस्या होगी। जो नंबर 31 से डिवाइड होगा वो 33 से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। बहुत कम शब्द है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं रिमाइंडर बचाना है 26 हर एक संख्या में। 460 एक संख्या, एक 491 और दूसरी 553, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि हर एक संख्या को डिवाइड करने पर 26 बचना चाहिए। आपको कोई 100 रुपए दे दे और आपसे कोई 5 रुपए बचने चाहिए, तो आप कितने रुपए खर्च करके आएंगे, 95। सिंपल सा हिसाब है। तो यहाँ पे भी आपको 26 रुपए तो बचाने हैं। अगर 26 बचाने तो 26 माइनस कर दो, जितना रिमाइंडर चाहिए उतना आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर आएगा 434। यहाँ पे अगर 26 माइनस करेंगे कितना आएगा, 465। इसमें भी कितना बचाना है, 26। तीनों संख्याओं में से 26 बचाना है, तो तीनों में से सबसे पहले 26 क्या कर लो, माइनस कर लो। माइनस करेंगे तो 13 माइनस 6 7 हो गया, 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 5। अगर मुझे 26 तीनों में से बचाना है तो डिवाइड करने के लिए यहाँ 434 मिलेगा, यहाँ पर 465 मिलेगा और यहाँ पर कितना मिलेगा। तो एचसीएफ आपको इन नंबर्स का मत निकालना। अगर आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो ये पूरे डिवाइड होंगे, कुछ बचेगा तो है नहीं। एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का, तो आप जो एचसीएफ निकालेंगे वो इनका निकालेंगे जो आपने घटा के ये लिखा है। अब आपको एचसीएफ इन 3 नंबर्स का चाहिए। अब एक तो तरीका ये एचसीएफ निकाल लो, दूसरा तरीका ये मैंने कहा डिफरेंस करने की कोशिश निकाल भी नहीं, ये तो पास में डिफरेंस कौन सा निकालोगे, जिधर सबसे कम दिखे। यहाँ ज्यादा गैप दिख रहा है क्या, यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पर गैप 434। तो 465 में से जरा 435 घटाओ, डिफरेंस कितना आएगा, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 3। इधर भी अगर डिफरेंस निकालते हैं अपने तो दिखाते हैं आपको। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा कितना, 5। देखो डिफरेंस 3 संख्याएं तो 2 जगह अलग अलग दिखेगा आपको। इनमें डिफरेंस 31 का, इनमें आपको ज्यादा वाला डिफरेंस नहीं लेना है। आपको कौन सा वाला लेना है, कम वाला, क्योंकि कम डिफरेंस जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ही जल्दी ऑप्शन पिक होगा। बड़ी वैल्यू बहुत संख्याओं से कटेगी, छोटी वैल्यू कम संख्याओं से। डिफरेंस कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। मैंने कहा एचसीएफ हमेशा वही नंबर होगा जो उनके डिफरेंस को डिवाइड कर दे। तो आप जरा ये बताइए, ये जो 31 है
इनमें से किस नंबर से कट पाएगा? केवल 31 से कटेगा, ना तो 33 से कटेगा, ना 35 से कटेगा, नहीं, केवल आपका ये जो डिफरेंस है ये किससे कट रहा है? 31। 62 में 62 इनमें से केवल किससे कटेगा? 31 से ही कटेगा। लेकिन फिर भी आप याद डालो कि बड़ा जो डिफरेंस जितना ज्यादा है वो नहीं निकालना है, जितना डिफरेंस कम हो यानी जो संख्याएं पास में हो उनमें डिफरेंस निकालना है। आप एचसीएफ घर पे अपने आप से निकालना, इनका एचसीएफ कितना आएगा? 31 ही आएगा। एचसीएफ तो आप अपने आप निकाल के देख लोगे ना, एचसीएफ निकालना जैसे हमने अभी पीछे निकाला था, आप इनका एचसीएफ निकाल के देखो, 31 ही आएगा। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन लिखोगे। लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250, 1461 और 1616, 1250, 1461 और 1616 को भाग करने पर 1616 को भाग करने पर शेष फल क्रमशः 4, 5 तथा 6 बचे। शेष फल क्रमशः 4, 5 तथा 6 बचे। फिर से देखो पास पास के ऑप्शन है, ठीक है। आपको पता है इन नंबर्स को डिवाइड करना है, लेकिन बचाना कितना कितना है? पहले में 4 बचाना है, दूसरे में 5 और तीसरे में कितना बचाना है? तो जितना बचाना है रिमाइंडर वो माइनस कर दो आप। यहाँ बचेगा कितना? 1244, 46 सॉरी, अगर 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1455, ठीक। ये तो हमारा 6 माइनस करने पर 1610। तो अगर आप जब ये रिमाइंडर माइनस कर लेते हैं तो जो संख्याएं बचती हमें केवल उनका एचसीएफ निकालना होता है। मतलब ये जो नंबर है इनका एचसीएफ निकालना है आपको। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर तो फैक्टर भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ये नंबर दिख रहा है इजीली। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप डिफरेंस निकाल पाए, जिधर कम दिखे डिफरेंस उधर का निकालना, तो किधर का डिफरेंस निकाल लेंगे? इसका देखते क्या है। अगर इसमें से इसको मैं माइनस करता हूँ 1402, 200 बचेगा और इधर 10 बचेगा, तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है? कितना? यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 10 माइनस 6 4। अब हमारे पास बचा 1600, 1600 में से 1450 घटा दो यानी कि 154 आ गया ना। आप जरा इन 4 ऑप्शन से डिवाइड करके देखो, डिफरेंस छोटा वाला लेना है, ये वाला हम छोड़ देंगे, खत्म। 154 जो है ना वो इन 4 में से किस संख्या से कट रहा है? 1 से कट रहा होगा तो वही आंसर, 2 से कट रहा होगा तो निकाल देंगे। केवल 14 से कट रहा है, तो जो एचसीएफ आएगा ना इनका वो कितना आएगा? अब मैं निकाल के दिखा देता हूँ एक बार एचसीएफ, वरना आपको लगेगा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। 1246 था, 1456 था और 1600। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर सबसे पहले किससे डिवाइड हो पा रहे हैं? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा? 2 × 6 12, 2 × 2 6, 2 × 3 7, 2 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 5। अब ये नंबर किससे कट पाएगा? 3 से तो कट नहीं रहा है, क्योंकि 7 और 2 9 और 8 17 डिजिट सभी नहीं कट रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। फिर अगले 5 से एक नंबर कट रहा है, बाकी 2 नंबर नहीं कट रहे। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, 7 से काट 7 × 8 56 और 7 × 9 89 आएगा। 7 का एक बार, 7 का 4 बार, 7 का एक बार, 7 का एक बार, 7 का 5 बार। इसके बाद अब किसी से कटेगा? कुछ कॉमन है? 89 प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर किसी और से नहीं कटता है,
तो इसका मतलब ये सिर्फ 89 से कटना है और आगे कोई नंबर 89 से कट नहीं रहा है। तो यही दो कॉमन वैल्यू निकल के आ रही है और 2 का और 7 का मल्टीप्लाई कर दे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, जबकि हमारा डिफरेंस पहले ही बता चुका है, इन 4 में से एक ही ऑप्शन उसके डिफरेंस को डिवाइड करता है। ठीक है, ना हो पाए तो फिर एचसीएफ निकाल लेना, तो इतना भी वो नहीं कि एचसीएफ ना निकाल सके। ठीक है, तो पहला टाइप तो ये होता है कि रिमाइंडर आपको दे रखा है, आपने रिमाइंडर माइनस किया और फिर एचसीएफ निकाला, और आगे बढ़ेंगे कि रिमाइंडर दे ही ना रखा हो, फिर क्या करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में आपको मिलेगा रिमाइंडर का सवाल एचसीएफ का। जो भी आप एग्जाम दिए होंगे आप उठा के देखना, इनमें से जरूर दिखेंगे आपको ये सवाल ऐसे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर दे रखा है, चाहे अलग अलग दे रखा हो चाहे सेम दे रखा हो, अगर रिमाइंडर दे रखा है तो सबसे पहले रिमाइंडर माइनस करेंगे, रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो भी नंबर्स आएंगे उनका क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। बस सीधा सिंपल तरीका है। अगले टाइप पे आते हैं, लिखिए क्वेश्चन। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1365, 1868 और 2764 को भाग करने पर 2764 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है। समान रहता है। एक और क्वेश्चन लिख लो आप, थोड़ी सी जगह छोड़ लेना, तो दोनों एक साथ करा देना। x वह सबसे बड़ी संख्या है, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 63, 87 और 123 को भाग करने पर 63, 87 और 123 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल, प्रत्येक स्थिति में शेषफल y रहता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल y रहता है। x प्लस y की, x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए, x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, इनका मतलब यही तो कि आप ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हर बार सेम आ रहा हो, है ना। तो ये कैसे पता लगा, क्या रिमाइंडर पता है इस बार, रिमाइंडर पता है। अगर रिमाइंडर पता होता तो हम माइनस कर लेते थे और ऐसे निकाल लेते थे, लेकिन रिमाइंडर पता ही नहीं इस बार, तो अब क्या लॉजिक लगाया जाए। बेटा रिमाइंडर सेम तभी हो सकता है जब दो संख्याओं का डिफरेंस डिवाइड हो रहा हो। जैसे आप देखिए, एक 15 लिया मैंने और एक 23 में, 15 और 23 के 15 और 12, 15 और 27 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 12 है। 15 और 27 के बीच का कितना डिफरेंस है। अब जिस संख्या से 12 कट रहा होगा तो रिमाइंडर दोनों में सेम आएगा। 12 देखो हमारा 6 से कटता है, 6 से डिवाइड करो, 6 का 2 बार 12, 3 बचेगा। 6 का यहाँ करिए, 6 का 4 बार 24, कितना बचा। 12 4 से कटता है, 12 4 से भी तो कटता है। 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करेंगे 12 2 से भी कटता है, सॉरी 2 से 12 2 से भी कटता है,
2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 1 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब जब डिफरेंस उस संख्या से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमेशा सेम रहेगा, ये बात याद रखना। तो इसका मतलब संख्याओं के बीच का डिफरेंस घटना चाहिए। तो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जिस सबसे बड़ी संख्या से घट जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम रिमाइंडर वाले केस में क्या करते हैं, केवल आपको डिफरेंस लिखना है, पहले संख्याओं का डिफरेंस निकालना है और उसका एससीएफ निकालना है। तो जब भी आपको सेम रिमाइंडर बोलते यानी कि शेषफल पर आना और आपको रिमाइंडर दिया ना जाए, ठीक है, रिमाइंडर गिवन ना, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्याएं दे रखी इन सभी संख्याओं का डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस जो भी आएगा उस डिफरेंस का बिल्कुल कायदे से आप एससीएफ निकालेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस जिस नंबर से डिवाइड होगा रिमाइंडर उसी से सेम बनेगा। तो डिफरेंस ऐसे बड़े से बड़े नंबर से देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एससीएफ निकालना पड़ेगा। देखते तो कितना आएगा यहाँ डिफरेंस, 8 - 5 3 होता है सर 500 कितना, 503 500। इधर वाला भी निकालिए, 892 892 नहीं सर 96। सर मिस्टेक हो गया। तो ये जो डिफरेंस हमने निकाला है, घटा के तो निकाला, ये मत करना कि कहीं पता लगा इसमें से इसको भी घटाओ, बुक्स में होता है वो सॉल्यूशन, आप मत करो, क्योंकि अगर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे ना तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों का सम ही तो होगा। जब ये दोनों संख्याएं किसी से घटेंगी तो इनका सम 100% कट जाएगा। तो वो आप करो मत, बुक वाला सॉल्यूशन छोड़ दो, जहां पर भी जितनी चीजें आई बेटा, ये जो डिफरेंस आया है ना बेटा, इस डिफरेंस का जो एससीएफ हो, क्योंकि हमें चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या। आपके इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम हो जाए। तो आप बताएं कि रिमाइंडर सेम इन तीनों का तभी हो सकता है जब कोई संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रही हो पूरा पूरा, यानी डिफरेंस हो। ठीक है, डिफरेंस को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एससीएफ। इनका एससीएफ निकाल लो। चलो एक बार एससीएफ निकाल लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और करना है। 503 से किसे डिवाइड करना है, 896 को, क्योंकि फैक्टर तो हमारी समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो 503 से डिवाइड करेंगे, एक बार लग जाएगा ना बेटा, कितना बचा, 3 9 और 3, 393 से अब हम 503 को डिवाइड करेंगे, एक बार और लग जाएगा, कितना बचेगा, 7 और 103 400। उसको गड़बड़ हो गया है। हाँ 800, 14 - 8 6, 15 - 6 9 आएगा 896 भाई। क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, क्या गड़बड़ हुआ है, 8 - 5 6 - 0 18 - 5। देखो डिफरेंस सही है, फिर मैं क्वेश्चन चेक करूँगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन तो पता है ना, ये आदत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर डिफरेंस नहीं सही है ना। दोबारा करके देखेंगे, डेटा देख लेना, डेटा तो नहीं गलत हो गया ना। तेरह सौ 56, 1868, 2764, 1356 है यार, ये गलत हो गया, यहाँ पर 1356 करना। ठीक है, मैंने कहा था कि डेटा गलत हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है ना एसएससी के एग्जाम में, तो क्वेश्चन तो गलत क्यों नहीं करना, जैसे तो चलो हो सकता है। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 - 6 2, 6 - 5 1, 512 हो गया। तो यहाँ पर अब कितना लिखते हैं, 512, तो यहाँ भी 512 आएगा। अब देखो कितना आएगा, 6 - 2 4, 9 - 1 8 और यहाँ 384। 384 से 512 को भाग करिए, एक बार लगाएंगे तो यहाँ 384 तो आएगा ही आएगा। 12 - 4 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ कितना बचेगा, 2। 128 से 384 को भाग कर लो, 3 गुना है ना इसका, 128 का 3 गुना कितना होगा भाई, 28 का 3 गुना 84 होता है, 100 का 3 गुना 300 होता है, तो 384 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल एससीएफ आ रहा है कितना है, 128 आंसर आ गया। अब अगर आपने यहाँ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाया होता तो भाई इन दोनों संख्याओं, जब एससीएफ निकालो तो हमेशा डिफरेंस देखने को मैंने कहा भाई कि अगर आपने इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आया,
384 तो आ रहा है, डिफरेंस इनमें से किससे कट जाएगा भाई? अगर हम बात करें 260 से तो कटना नहीं है, कटेगा 260 से? 260 से 384 नहीं कटेगा, 124 से भी नहीं कटेगा, बचे दो ऑप्शन, एक 64 बचा और एक 128। आपको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी? चलो एक और सवाल पूछते हैं, उसको भी बता दें। तो रिमाइंडर सेम होने वाले केस में बात समझ गए क्या करना है? कि भाई अगर रिमाइंडर सेम होगा और आपको रिमाइंडर दिया ना जाए क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? उन संख्याओं का पहले डिफरेंस निकालेंगे, फिर डिफरेंस का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। जो भी एचसीएफ आएगा वो ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम रह रहा होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कह रहा है अगर आप इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? x से डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में मतलब किसी भी संख्या को डिवाइड कर लो, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो किसके बराबर आएगा? 5। दो कंडीशन है, x से आप चाहे 63 को डिवाइड करो, चाहे 87 को डिवाइड करो, चाहे आप 123 को डिवाइड करो, रिमाइंडर हर बार कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो सवाल को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया वेरिएबल्स में, मतलब जिस संख्या से डिवाइड किया जा रहा है वो है x, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है? रिमाइंडर तो बराबर ही आ रहा है ना, तो डिफरेंस का एचसीएफ निकालो। पहले भाई इसका डिफरेंस निकालो 24, यहां पर डिफरेंस 46 सही बोल रहे हो? 13 में से 7 हाँ 36 आएगा, मैं तो 46 आएगा। यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? अब अगर मैं आपसे पूछूं इनका एचसीएफ बताओ, तो 24 और 36 का एचसीएफ आपको ओरल पता होगा, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने वाली मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 12 होगी। तो एचसीएफ तो आ गया कितना? इसका मतलब अगर 12 से डिवाइड करेंगे तीनों संख्याओं को तो रिमाइंडर सेम आएगा। जरा डिवाइड करके देखिए, 12 से 63 को डिवाइड करो, 12 × 5 60, कितना बचा? 12 से 87 को डिवाइड करो, 12 × 7 84, 3 बचा। 12 से 123 को डिवाइड करो, 12 × 10 120, बचा कितना? रिमाइंडर बराबर आ रहा है। तो जिस संख्या से डिवाइड करते हैं, ये जो एचसीएफ होता है ना, ये एचसीएफ जो होता है ये डिवाइजर होता है जिससे भाग करना हो। एचसीएफ क्या है? डिवाइजर, यानी कि जिससे भाग किया गया भाजक। तो हमने यहां पर बताया था भाग किससे किया आपने? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जो भाग किया है वो किससे किया है? x से। यही तो बोला x से भाग करने पर। तो आपका जो आंसर आ रहा है भाग करने के लिए वो वैल्यू कितनी आई है? 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई आपको बोला गया कि x से भाग किया जाए तो रिमाइंडर y बचना चाहिए। तो हमने पता लगाया किससे भाग करा जा रहा है? 12 से भाग करने पर रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? अब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आप किसी भी एक संख्या में निकालोगे, सब में नहीं। 12 से मैंने 63 को डिवाइड किया, 5 बार 7, कितना शेषफल आया? शेषफल कितना आ रहा है? और जो शेषफल है उसको रिप्रेजेंट किससे किया है इन्होंने? 22 से। शेषफल को रिप्रेजेंट 22 से किया है, और जिससे भाग किया गया डिवाइजर को रिप्रेजेंट किससे किया है? x से। पूछा गया x + y, तो x की वैल्यू बेटा 12 लगा लो और y की वैल्यू 3 लगा लो। 12 + 3 कितना होता है? 15। 12 + 3 15। ठीक है। सेम रिमाइंडर वाला हो जाएगा
क्यों भाई, अब तो सेम रिमाइंडर वाला कर सकते हैं ना फिर। चलो मिक्स क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के होंगे। लिखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात मीन्स रेशियो, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। उनका एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ 12 है तो एलसीएम कितना होगा? मैंने ये बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5। यदि उनका एचसीएफ 12 है तो एलसीएम कितना होगा? और क्वेश्चन लिखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है। तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है। उनका एलसीएम 600 है, उनका एलसीएम 600 है। उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। 3:4:7 है। उनका एलसीएम 420 है, उनका एलसीएम 420 है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उनका एलसीएम 420 है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलो इन तीनों सवालों को करते हैं अपने। पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला बेटा कि दो संख्याएं जिनका रेशियो कितना है? 3:5। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात है, जो रेशियो आता है वो आता कैसे? अगर दो नंबर का रेशियो निकालते हैं, जैसे आपका 45 और 60 है, इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 45 और 60 का रेशियो कितना होगा? 45 और 60 का रेशियो कैसे समझो? 15 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे। अब तो घटना नहीं आ गई, तो रेशियो कितना हो गया? 3:4। डिवाइड किससे किया था आपने? 15 से तो डिवाइड किया। अरे एक चीज बताओ, इन दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी वैल्यू यही तो है, तो ये इसका एचसीएफ नहीं हुआ। तो एचसीएफ से डिवाइड करके ही क्या होता है? रेशियो आता है। तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर्स आ जाएंगे। अगर आप ये मान लो कि एचसीएफ x है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए, जो एचसीएफ है वो कितना है? x। ठीक है, तो ये जो नंबर होंगे, पहली संख्या 3x हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 5x। क्योंकि कई बार नंबर पूछता है आपसे, तो एचसीएफ से उन नंबर्स में रिवर्स मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं 15 से मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पर मैं 15 से 3 में मल्टीप्लाई करूं, कितना आ जाएगा? 15 से 4 में करूं, दोनों संख्याएं आपकी रिवर्स। तो आपको एचसीएफ मानना है केवल। जब भी रेशियो देखा एचसीएफ x है, तो एक संख्या 3x और एक संख्या कितनी? आपको बता भी रखा है एचसीएफ कितना है? 12। पूछा क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम हम निकाल नहीं पाएंगे क्या? आपको x की तरफ नहीं देखना है, आपको केवल 3 और 5 का एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। x तो कॉमन है, ऐसे ही मल्टीप्लाई मत कर देना x और x का, सेम नंबर है तो कॉमन करके ऐसे ही लिख देंगे। एलसीएम जो आएगा वो 15x होगा।
तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने, तो कुल मिला के हमारा एलसीएम कितना होगा? 180। दूसरा सवाल क्या पूछा बेटा बताओ? तीन संख्या का अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 8 5 6 और कितना है? 8 ये रेशियो है हमारे पास, ठीक है, तो रेशियो हो गया। तो एचसीएफ को x मानना ही मानना है। अच्छा ये बात पता है आपको कि ऐसा जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपको रेशियो दे रखा तो एक नंबर को 3x और 5x मान लेते हैं, करा तो सब नहीं होगा ये जब भी मैथ सॉल्व करेंगे, लेकिन ये नहीं पता क्यों किया गया। रेशियो दे रखा होता है तो एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है, इसीलिए हमारे लिए फायदा मिल जाता है। रेशियो तो एक ही तो वेरिएबल हमने यूज किया। अच्छा एचसीएफ कितना मानना है? तो नंबर क्या क्या हो जाएंगे जरा बताओ इसको। एक नंबर 5x हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा? 6x, तीसरा कितना हो जाएगा? 8x। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी ना, तीनों संख्याएं पता लग गई, 5x से 6x और ये कितना हो गया? 8x। हमें एलसीएम पता करना है, कैसे निकालना है? सर एलसीएम दिया हुआ है, पहले यहां से तो निकालो तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, x की वैल्यू तो तभी मिलेगी। एलसीएम किसका निकालो? केवल नंबर का, 5 का, 6 का और 8 का। इधर लिख दे रहे हैं साइड का, 5 6 और 8 का एलसीएम देखो कितना है। अच्छा 6 और 8 का तो पता होगा क्यों बेटा? 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24 24 होगा। अरे 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा, इतना क्यों कर रहे हो? 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 120, तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा इनका? अगर हम बात करें इनके एलसीएम की तो एलसीएम कितना आएगा? तो अगर आप ये x लगा के लिखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 120x। ठीक है, क्लियर की बात? आपको एलसीएम दे कितना रखा है इनका? 600 दे रखा है। तो अगर एलसीएम 600 दे रखा है तो क्या 120 से 600 नहीं काट पाएंगे हम? 5 गुना है, x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या पूछ रहा था? सबसे छोटी संख्या बता दो, तो सबसे छोटी संख्या यही तो है 5x। x की वैल्यू 5 लगा दो, 5 × 5 यानी कितना हो गया? 10 और 25। जी सर 10 बता रही है। मैथमेटिक्स की धज्जियां उड़ाई तुमने? नहीं सर, कोई बात नहीं, होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुमसे क्या सबसे होता है ये सब चीजें। एग्जाम में बहुत होता है, 5 × 5 10, पता सबको होता है 25 होता है, लेकिन वो प्रेशर पे हो जाता है। प्रेशर ये जल्दबाज है। अब ये तो हमने समझ लिया ना। तीसरा सवाल तो आपके लिए है, अभी रुक जाओ, होल्ड करो, तो छापना शुरू कर दिया। अब अगर ये 3:5 में ही संख्याएं, मैं एक नंबर को 3 मानूं और एक को कितना मान ले रहा हूं, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कन्वर्जन विदाउट वेरिएबल। आपको वेरिएबल नहीं लेना है, केवल कंपेयर करना। जैसे यहां पर पता है 120x की वैल्यू 600 है, तो 1x की कितनी हुई? 5। अगर मैं ये x ना लिखूं तो 120 की 600 होगी और 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। और x वेरिएबल की जगह जहां होगी वहां करेंगे। 3 और 5 अनुपात में हो सकता है। जब आपको पता है कि रेशियो में क्या कुछ कॉमन आ सकता है? रेशियो में क्या कुछ कॉमन आ सकता है? बताओ। अरे रेशियो में कुछ कॉमन आता है? अरे रेशियो तभी बनता है जब कॉमन नहीं रह जाता है। तो जब कॉमन कुछ आता नहीं है तो बेटा उस केस में जो एचसीएम मानते हैं वो कितना मानते हैं? 1। और एलसीएम जो होगा वो आप निकाल लो, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ 1 होगा रेशियो का और एलसीएम कितना होगा? 15। करें सर, आपको एचसीएफ कितना दे रखा था इसमें? 12, यानी 1 की वैल्यू कितनी? शॉपिंग करी सबने करी होगी। आप ये मान लो एक आर्टिकल, एक पेन मान लो 12 रुपए का, अगर एक पेन 12 रुपए की वैल्यू के बराबर है और यहाँ पर एलसीएम कितना है? 15, तो एक की वैल्यू अगर 12 है तो 15 की निकालेंगे तो 15 को मल्टीप्लाई किससे करो? 12 से, यानी कि जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया? कोई हमने एक्स की जरूरत नहीं समझी। इसमें भी आप ये कर सकते हैं। देखो क्या था भाई, इसका रेशियो क्या था? 5 6 और यहां कितना था? 8। यही तो था रेशियो। एलसीएम दे रखा है आपको, एक संख्या हमने 5 मानी, एक मान ली 6 और एक कितनी मानी? ठीक है, 5 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? अभी तो निकाले 120 होता है।
अगर आप इन सबका एलसीएम निकालेंगे बेटा तो एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री में। एचसीएफ तो आप जानते ही हैं, एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है 1। रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एचसीएफ को तो आप कितना मान के चलोगे 1। आपको एलसीएम दे रखा है केवल 120 की वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर है 600। तो 120 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 के बराबर होगी। आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर 5 या 8 में कौन सा होगा भाई, ये वाला सबसे छोटा ही तो है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की कितनी होगी जल्दी से बता दो। 1 की वैल्यू 5 के बराबर है तो 2 की 10 हो गई, 3 की 15, 4 की 20 और 5 की कितनी हो जाएगी। बस ऐसे ही कंपेयर करना है, 5 × 5 यानी सबसे छोटी संख्या 25। एक सवाल रह गया वो आप अपने आप करेंगे। कोऑर्डिनेटर का क्या है कि फोटो ले लो, सही से तो बिठा दिया तो बच्चों एक लाइन नीचे तो फैल जाते हैं। तो मैंने कहा वो थोड़ा सा लाइट का इशू है, अगर फैमिली चलता तो उसके पीछे बैठते तो कुछ जहाँ पे उन्हें लगता है ठीक लग रहा है वही बैठ जाए। बोले अच्छा पहले लाइट का सही कराते हैं। मेरा पर्पज इतना मैं याद दिला दूँ कि लाइट सही नहीं। इन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटर तो मतलब आप योगा के कोऑर्डिनेटर थे ना, जो ऑपरेट करते हैं इसको। तीसरा वाला क्वेश्चन कर लेंगे। एचसीएफ निकालना होगा तो वैल्यू 1 की तो निकालनी। आपको 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू तो ये पहले ही कितनी, तो एचसीएफ अगर पूछ रहे इन नंबर्स का तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। पहला क्वेश्चन नोट हो गया ना। सरल सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से मुझे करके बता। ठीक है, अभी देखते हैं और सब यहाँ नहीं सकते हैं। देखो फ्रैक्शन का एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं ना, इनका तो एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा, यानी कि 2 का, 4 का और 6 का, इनका आपको क्या निकालना है एचसीएफ। अब नीचे वाली संख्याओं में इसका जस्ट उल्टा करना है। अगर ऊपर आप एचसीएफ निकालते हैं तो नीचे आपको एलसीएम निकालना है। तो नीचे वाली जो संख्याएं हैं यानी कि 3, 5 और 7, इनका आपको क्या निकालना है एलसीएम।
जब एलसीएम निकालते हैं तो उल्टा होता है, ऊपर एलसीएम और नीचे आपको एससीएम। तो अगर हम यहाँ पर एससीएम निकालेंगे 2 4 6 का जो एससीएम होगा उसका कितना हो जाएगा 2 4 6, 2 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटने वाले। तो 2 4 6 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 2 होगी। एलसीएम निकालना है 3 5 और 7 का। जरा ये बता दो 3 और 5 और 7 कैसे संख्याएं हैं, कैसे नंबर? प्राइम नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो केवल मल्टीप्लाई तो करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो। 3 × 5 15, 15 × 7 कितना होता है 100। तो आपका आंसर हो गया 100। इसमें देखिए ऊपर वालों का एलसीएम चाहिए ना, तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? अगर हमने ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला है तो एलसीएम कितना आएगा? नीचे जरा बताओ 21 14 और 35 किससे कट रही है? तो एससीएम आ जाएगा 7। इसका आंसर 12। जो निकालता हो उसको पहले निकालो ऊपर और उसका जस्ट उल्टा। कैसे तो एक होता तो फिर तो एक ही होता। ऐसा होता है, बहुत सवाल ऐसे होते हैं जिसको कॉमन ही नहीं आता तो एक ही आता है इसके। सिग्नेचर वाली कॉपी कहाँ से? तो आगे बढ़ाओ और लोगों को भी मौका दो सिग्नेचर कर ले। जिनके हो गए हों वो रहने दीजिए। नोट हो गया? लिखो आगे क्वेश्चन अगर नोट कर लिया बेटा। तो यहाँ सभी में भी विंडो तो है नहीं। आने का सोच रहा था लेकिन जल्दी जल्दी सब्जियाँ आते हैं तो मैंने देखा विंडो ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन, दो सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, दो सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स का गुणनफल यानी प्रोडक्ट का गुणनफल 144 है, गुणनफल 144 है, उनका लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए, उनका लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। देखो कोप्राइम नंबर्स जिनको हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं, एक और बात याद रख लेना, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स ये दोनों सिमिलर होते हैं, चाहे आप इनको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कह लो चाहे कोप्राइम नंबर्स कह लो। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, एचसीएफ कितना होता है फिर उनका 1। और आपको पता होगा कि दो संख्याओं के लिए वैलिड स्टेटमेंट रहता है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होता है उनकी एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये आपको पता होगा। तो जब आप एचसीएफ को यहाँ पर 1 लगा देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ना है। इसका मतलब दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वही एलसीएम हो जाएगा और इनका जो एचसीएफ है वो हमेशा कितना रहेगा? 1। अब ये भी याद रखना, दो
लगातार प्राकृतिक संख्याएं यानी दो लगातार पूर्णांक, उनमें कुछ भी कॉमन आता है क्या? मैंने आपको नंबर सिस्टम में लिखा दिया था कि दो लगातार संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं आता। 3 और 4 में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आना है। तो 3 और 4 कोप्राइम है, 3 और 4 कोप्राइम है, तो 3 और 4 का एलसीएम मल्टीप्लाई करके आ जाता है। 3 × 4 कितना होता है? 4 और 5 कॉमन नहीं होगा क्योंकि लगातार संख्या है। तो दो लगातार संख्याओं की अगर हम बात करें तो उनमें कॉमन करने कुछ नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है आपसे कि आपसे कहेगा x और y दो क्रमागत यानी कि लगातार पूर्णांक हैं, आपसे कहेगा इनका एलसीएम बताइए, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। चलिए वो तो अब आपको जैसे इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है? 144 दे रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है? यानी कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके 144 आ रहा है, तो जो एलसीएम होगा वो भी कितना हो जाएगा? 144। एचसीएफ तो हमें पता ही कुछ करना ही नहीं, कोप्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। उसके लिए कुछ नहीं करना, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ 1 लगाना है हमेशा कोप्राइम में, और जो एलसीएम है वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बराबर। संख्या पता है इसके पेयर बनाने पड़ेंगे, ऐसे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे एक तो ये हो जाएगा 16 × 9 हो जाएगा, कॉमन कुछ नहीं आता है 16 और 9 में, है ना? आप पेयर बना के देखेंगे, जैसे 1 और 144, एक तो यही हो गया। 1 और 144 में कुछ भी कॉमन आता है क्या? नहीं आता है। फिर 2 और 72 ये नहीं हो सकता क्योंकि 72 और 2 का एचसीएफ 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे 3 और 48, इनका एचसीएफ भी नहीं आएगा, ये नहीं हो पाएगा। 4 से डिवाइड करके भाई 4 और 36 नहीं बनेगी बात, एचसीएफ 1 नहीं आएगा। तो पेयर बना के देखते हैं, एक साइड ये वाला आएगा 16 × 9 144 होता है, तो 16 और 9 का भी एचसीएफ, वो पेयर पॉसिबिलिटी देखी जाती है कितने होंगे। ठीक है, अभी आगे कोप्राइम के पेयर निकालना सीखेंगे, परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 3564 और 81 है। 3564 तथा 81 है। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 3564 तथा 81 है। यदि उनमें से एक संख्या 324 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उनमें से एक संख्या 324 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे यदि क्वेश्चन ही आता है एचएमएस यदि उनमें से एक संख्या 324 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इससे यदि क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट रखा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब जो कुछ पता है वो लगा दो। एचसीएफ पता है भाई आपको 81, एलसीएम पता है आपको 3564, एक संख्या पता है 324 है, दूसरी वाली निकालनी है, छोड़ दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 81 से अगर हम 324 को डिवाइड करें तो डायरेक्ट 4 बार लगता है, इस 4 से इसको डिवाइड कर लो, आपको सेकंड वाला नंबर पता लग जाएगा। 3564 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 × 8 होता है 32, 4 × 9 36, तो 4 का एक बार, यानी सेकंड वाला जो नंबर है वो कितना होगा 8। ठीक है,
नाम पता ही नहीं मुझे किसी के भी पता ही नहीं लगते, बस ऐसे थोड़ा बहुत पता है, एक दो बच्चों को पता लग गया, नाम बता देना बस, केवल और कुछ नहीं, पता नहीं बताना है, केवल नाम बताना है। बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट कर दो। नाम आप क्या इधर गर्ल्स पार्टी इधर आगे से स्टार्ट करें आप। हालांकि एक दिन में याद हमें भी नहीं हो जाएगी अलग अलग, लेकिन बस ये पता है कि हाँ ये बच्चे हमारी क्लास में पढ़ते हैं इस नाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है। किसी को अगर हिंदी में लिखना है तो लासा मासा लिख लिया करो। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है। यदि उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल मीन्स टोटल, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1710 है। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1710 है। पहली संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन क्या है? एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है? 22। आपको कोई वेरिएबल लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर एचसीएफ को x, तो इसका 22 गुना कितना हो जाएगा? अरे भाई 22 गुना मतलब 22 से मल्टीप्लाई कर 22x हो जाएगा। दोनों का योगफल यानी टोटल। अगर मैं बात करूं इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 22x और 1x को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? पहले सुनो, एलसीएम जो है ना वो एचसीएफ का 22 गुना है। तो एचसीएफ आप कुछ भी मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर x मान लिया तो 22 गुना 22x होगा। दोनों का टोटल 23x हो जाएगा। ये जो टोटल है ना ये आपको दे रखा है कितना? 1710। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सीधा सीधा आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार और 1 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब आपके पास एचसीएफ भी है। एचसीएफ कितना हो गया? 70। एलसीएम चाहिए तो यहाँ पर निकालोगे 22 और x की वैल्यू हमने 70 निकाली है, तो 22 × 7 154 होता है। यानी कि एलसीएम हमारे पास 1540 है और एचसीएफ कितना है? 70। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई ये सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए दी गई। आपने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ 1710 से घटता ही नहीं। क्या चीज? 1710 से घटता ही नहीं। नहीं घटता नहीं, जब 6 बार जा रहा है 161 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। 1610 है। मुझे लगा एक देखा, मुझे लगा 3 × 7 हो गया, कट रहा होगा। 1610 23 × 7, अब तो ठीक है ना। 7 × 3 21, 14 और 2 16, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1560। क्या पूछ रहे हैं आपसे? एक संख्या आपको दे रखी कितनी? 240। अगर एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या निकालनी है आपको। अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा? गड़बड़ सा लग रहा है यार, कटना चाहिए था।
कुछ तो गड़बड़ हुआ इसमें। फिर आगे संख्या भी थोड़ी कट हो रही होगी, मुझे तो लग मेरा पॉइंट में आ रही होगी। एक संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम इनटू एचसीएफ ही तो आएगा। अब आप 240 को कैसे डिवाइड कर पाएंगे? मुश्किल है। 24 नहीं, वही सर 70 से कटेगा नहीं यार, 240 नहीं कट पाएगा। क्वेश्चन गलत हो गया होगा, कुछ तो हुआ है। चलो इस सवाल को होल्ड कर दो, मैं कल इसका डेटा सही कराता हूँ। पहले दूसरा देखो इसकी जगह, इसको मतलब जगह छोड़ देना। सवाल सही है, बस कुछ गलती हो गई कहीं पे भी कुछ देखना। लिखिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 105 है। दो संख्याओं का योगफल 105 है। एलसीएम, दो संख्याओं का योगफल 105 है, एलसीएम 180 है। एचसीएफ 15 है, एचसीएफ 15 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, अभी बता रहा हूं कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मैं अभी बता रहा हूं, व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम कितना दे रखा है बेटा? एलसीएम 105 105 है, 180 है, योगफल है ना वो तो। और एचसीएफ कितना है? 15। और दोनों संख्याओं का जो सम है यानी योगफल है वो दे रखा है कितना? 105। आपसे कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। व्युत्क्रम जानते क्या होता है? इनवर्स, उल्टा। जैसे आपको दो संख्या लिखी है ए और बी, आपसे कहें इनका व्युत्क्रम करके ऐड करो तो इसका उल्टा 1/a ही होगा और इसका उल्टा 1/b, यही तो होगा व्युत्क्रम। आप उनको ऐड करेंगे तो पता रिजल्ट क्या पाएंगे? ऊपर आएगा a + b और नीचे आएगा a × ये रिजल्ट आएगा। मतलब उन दोनों संख्याओं के टोटल को मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करना एक ही बात है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि व्युत्क्रमों का योगफल बताइए तो आपको क्या करना है? केवल दो चीजें देखनी है, उन दोनों संख्याओं का योगफल यानी टोटल कितना है, पहला काम। और सर एलसीएम एचसीएफ अगेन 2 है। और दूसरी चीज उन संख्याओं का गुणनफल कितना है। योगफल को गुणनफल से अगर डिवाइड कर ले तो वो व्युत्क्रमों के योगफल के इक्वल ही होता है। ये आप देख चुके हैं, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम को ऐड करने पर रिजल्ट तो यही आ रहा है, ऊपर प्लस आ रहा है नीचे इनटू। यानी कि जो भी टोटल है उसको किससे डिवाइड करना है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल से। अब पता है टोटल तो दे दिया इन्होंने, कितना दिया टोटल? आपको इस सवाल में जो टोटल दिया है वो कितना दिया है? 105 दिया है। अब टोटल 105 तो मिल गया, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ गुणनफल कहां से लाओगे? अरे अभी तो बोले एलसीएम और एचसीएफ तो दिया है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। यानी कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो तो वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है। तो एलसीएम हमारे पास कितना है? 180 और एचसीएफ कितना है? अगर हम बात करें एलसीएम 180 है और एचसीएफ कितना है? 15 है। बस सॉल्व करना है, 15 से 105 काटो 7 बार तो आंसर आ जाएगा 7/180। इसको सही करना है सवाल को, कुछ तो उसमें अभी कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। एक काम करो, ये जो संख्या है ना इसको 140 कर दो, संख्या को 140 कर दो, ठीक है? फिर आ जाएगा, कुछ तो आएगा। जहां पर मैंने इस सवाल में बोला था कि एक संख्या 240 है, वहां 140 करके देखे। हाँ सर वो कट जाएगा कुछ।
ठीक है, फिर हमारा सवाल का आंसर सही आ जाएगा ना। फिर 70 से कट जाएगा। एक संख्या जो है ना, इसकी जगह कितना लिखना है? 140। दूसरी संख्या निकालनी, छोड़ दो। एलसीएम कितना आया? 1540 और एचसीएफ कितना आया? 70। जहां पर 240 लिखा था उसकी जगह कितना करना है आपको? 140। तो एक संख्या हमारी 140 और दूसरी निकालनी है। एलसीएम कितना आया था? 1540 और एचसीएफ कितना आया? 70। अगर हम इस 70 से 140 को डिवाइड करेंगे तो डबल है, ये इसका डबल ही तो है, और 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 770। तो हमारी दूसरी संख्या निकल के कितनी आ गई? 770 आ गई। जाए सर, कितना हो गया? हो गया। 30 हो गया। तो बंद कर दो।